हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ चलिए अब अपने चैनल संघर्ष द स्ट्रगल पर। तो मैं चंद्रशेखर। अब आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं वेदर एंड क्लाइमेटोलॉजी की, जिसमें हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग बात करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट की। तो चलिए पहले हम लोग वेदर की बात कर लेते हैं। अक्सर हम लोग वेदर और क्लाइमेट में कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों को एक ही चीज़ मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वेदर और क्लाइमेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले हम लोग वेदर पर बात करते हैं। तो वेदर पर बात कर जैसे हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान का एक जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है किसी सर्टेन टाइम में, वही उस जगह का वेदर होता है, जो कि समरूप या फिर एक समान हमेशा नहीं रह सकता, वो समय के साथ बदलता जाता है। या एक है कि जो एक साल भर का जो वहाँ का जो वायुमंडलीय या फिर वातावरण का वायुमंडलीय जो दशाएं हैं वहाँ के आसपास की साल भर में, वही वहाँ का मौसम होता है, और ये समय के साथ ये वैरी करते रहता है, चेंज होते रहता है समय में। तो जहाँ वो चेंज नहीं होता वहाँ मौसम नहीं होता, यानी कि मौसम है इसका मतलब वहाँ की वायुमंडलीय या वातावरणीय दशाओं में समय के साथ एक वार्षिक परिवर्तन होता रहता है, देखा जाता है। तो वेदर के साथ जो एलिमेंट है, वेदर के कुछ एलिमेंट्स हैं, वेदर के जो प्रभावित करने वाले जो कुछ तत्व हैं उस पर चलिए हम आज बात करते हैं। तो जैसे वेदर की जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला रेनफॉल, कहाँ पर कितनी बारिश होती है, कितनी मात्रा में बारिश होती है, बारिश किस किस मौसम में कब कब किस किस साल के किस किस समय में किस किस तरह की कितनी बारिश होती है, और बारिश का क्या रूप है। जैसे बारिश हमेशा पानी के रूप में नहीं, बारिश कभी कभार स्नो, हेल या फिर कुहासे के रूप में भी होता है। फिर अगली बात है फिर एयर प्रेशर की बात करें। प्रेशर जैसे कि जो हवा का जो दबाव होता है जगह जगह पर, वो भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो फिर आगे फिर देखते हैं हमारा फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन, इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे इस वेदर का, क्योंकि इसमें अब टेम्परेचर ही डिपेंड करता है कि हमारा कैसा मौसम है, वहाँ का ठंडा है गर्मी है। सबसे पहला हमारा जो ध्यान आता है कैसा मौसम है, ठंडा है या गर्मी है। फिर बात करते हैं कि सूखा है या ह्यूमिड है। फिर आप देखते हैं कि ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है विंड के बाद सनशाइन, क्लाउड्स, और फिर कुछ छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं जो कि स्थानीय कुहासा है, मिस्ट वगैरह है या वगैरह जैसे फॉग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं रेनफॉल की। तो रेनफॉल की जैसे बात करेंगे तो रेनफॉल में जैसे हम लोग पहले ही बता चुके हैं, रेनफॉल इंक्लूडिंग अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, स्नो, स्लिट, हेल, ये सारे हैं एटसेट्रा, ये सब। तो ये इसकी जो माप होती है, ये इसकी नाप के लिए एक यंत्र होता है रेन गेज। वो एक कॉपर वेसल होता है जो कि एक फिर ग्लास बॉटल से जुड़ा होता है, जिसमें स्केल किया हुआ रहता है, जो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा किया जाता है, और फिर उसको एक दिन 24 घंटे में कितनी बारिश हुई उसका एक नाप लिया जाता है, और पता, और फिर उसका फिर एक दिन का हुआ, फिर एक दिन के एक महीने में हर दिन का एक निकाल कर एक एवरेज निकाला जाता है। उससे एक दिन का एवरेज वर्ष, किसी महीने में एक दिन का जो औसत वर्षा है वो निकाली जाती है, और फिर 12 महीने का एक अलग अलग, इन सारों को जोड़कर फिर 12 महीने में उसका एक एवरेज निकालकर, 12 महीने का एवरेज निकालकर फिर एक साल में जो मासिक महीने का जो एवरेज रेनफॉल है वो निकाला जाता है। और फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो 35 साल के रिकॉर्ड, सालाना रिकॉर्ड के को 35 साल के जो रिकॉर्ड है उसका एक एवरेज निकालकर वहाँ पर एक वार्षिक जो एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल का कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर ये देख सकते हैं, ये है रेन गेज। तो यहाँ पर आप ये सकते हैं, ये फनेल है, और फिर ये यहाँ पर बारिश की बूंदें गिर रही है और फिर इस पर जमा होकर यहाँ जा रहा है। ये पर देख सकते हैं, इस पर स्केल है ये, और ये है सिलेंडर, ओवरफ्लो सिलेंडर है इस तरह का, और ये मेजरिंग डिवाइस है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट, अब रेन गेज हो गया ये, तो इसी में इसका लिया जाता है। तो रेनफॉल के बाद हम लोग बात करेंगे प्रेशर की। तो जब प्रेशर है, तो जैसे कि हम लोग पता है कि वायु जो है, हवा एक विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, यानी कि मिश्रण है, गैस है यानी कि पदार्थ है यानी मैटर है। तो मैटर है तो उसमें उसका एक पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान है तो उसका फिर भार भी होगा। जब ये सब भार है तो एक हवा जो है कुल मिला एक खास प्रेशर, एक दबाव हर जगह एक बनाता है। उसके भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इन सब पर चर्चा करेंगे। तो क्योंकि कौन कौन से तत्व हैं जो कि
वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, जैसे कि जनरली टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी वगैरह है, ये सब करता है। और वो लैंड भूमि का जो प्रकार है, वो फिर मानव बसावट है, उसको भी, वो सारी चीज़ें प्रेशर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो फिर आगे चलिए देखते हैं इसमें प्रेशर है। और जब इस प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक जो साधारण युक्ति होती है जिसे बैरोमीटर कहा जाता है, इसे मशीन तो नहीं कहेंगे, एक सिस्टम, छोटा मोटा सिस्टम होता है। बैरोमीटर का आविष्कार जो है कि गैलीलियो और उनके एक असिस्टेंट द्वारा की गई थी, असिस्टेंट ट्रॉली द्वारा की गई थी। ये जो और ऑर्डिनरी जो ये एक बैरोमीटर होता है जिसमें एक ग्लास ट्यूब होता है, और वो ग्लास ट्यूब एक मरकरी से के भरे एक वेसल में उसको उल्टा डुबा दिया जाता है। यानी कि उसका एक सिरा, जो ग्लास ट्यूब है उसका एक सिरा खुला होता है, दूसरा सिरा बंद होता है। खुले सिरे को मरकरी से भरे एक वेसल में, एक पात्र में डुबा दिया जाता है, जो वहाँ का, और उसी हिसाब से जो वहाँ का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी के हिसाब से वो कुछ ऊपर चढ़ता है और नीचे उठता है। और इसी के आधार पर एक स्केल तैयार किया जाता है, जैसे कि ग्लास ट्यूब में जो ऊपर चढ़ता है और नीचे आता है, उसी के आधार पर एक स्केल तैयार किया जाता है, और स्केल को मिलीबार कहते हैं। और इसको 1914 में पहली बार एक यूएस के मेट्रोलॉजिकल स्टेशन द्वारा इसको स्वीकार किया गया था, और आज हालांकि इसको पूरी दुनिया में माना जाता है। और ये है मिलीबार, यह मिलीबार यानी कि इसका एक प्रेशर का स्केल है, प्रेशर को, एयर प्रेशर को मापने का। और जब मैप पर दो जगह पर हर, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हर जगह अलग अलग प्रेशर होता है, प्रेशर का अलग अलग होने का कारण भी है, तो कभी कभार मैप में समान दाब वाले स्थानों को नोटिस करने के लिए, दिखाने के लिए एक आइसोबार लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। माने कि आइसोबार लाइन जहाँ जहाँ से गुजर रही है, आप समझ सकते हैं कि उन सारे क्षेत्रों का जो दबाव है वो एक समान होगा। टेम्परेचर, जो टेम्परेट और लैटिट्यूड रीजन है, टेम्परेट लैटिट्यूड्स में प्रेशर जो है वो चेंज जो काफ़ी तेज़ी से होता है, और वहाँ पर एक साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनते रहता है। यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से, साल में कई बार ऐसे होते हैं कि बसंत में फिर, या फिर ग्रीष्म ऋतु शुरू होने के वक्त, या फिर ग्रीष्म ऋतु खत्म होने के समय ये एंटी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की स्थिति बनती रहती है। और फिर है कि ये जो नॉर्मल सर्कमस्टेंस है, नॉर्मल जो साधारण परिस्थितियों में, यहाँ पर जो इन जो टेम्परेट रीजन में 960 से 1040 मिलीबार तक का इनका एक प्रेशर होता है। 960 से नीचे आएगा तो वो फिर ये साइक्लोन या एंटी साइक्लोन की स्थिति बनेगी। तो चलिए ये हमारा ये बैरोमीटर का स्ट्रक्चर है। आप ये देख सकते हैं, ये एक कॉपर एक वेसल है जिसके अंदर ये मर्क्यूरी भरा हुआ है, और ऊपर से आप देख सकते हैं एक ट्यूब इसमें उल्टा डाल दिया गया है, और ये ऊपर उठ रहा है। यानी कि जितना, इसी के आधार पर एक स्केल तैयार किया जाता है इस पर, और इसको नाप लिया जाता है, और फिर इसके आधार पर एक उसको मेज़र किया जाता है। और ये है आइसोबार लाइन, आप देख सकते हैं ऐसी मैप पर अक्सर कभी खींची हुई दिख जाती है आइसोबार लाइन, जो कि समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है। तो अब चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जगह का जो वहाँ का एयर मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर। जब हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में हम लोग जनरली एयर मॉलिक्यूल को ही का टेम्परेचर ही नापते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए यूज़ किया जाता है वो थर्मामीटर है, जो कि एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी या फिर अल्कोहल भरा होता है। और फिनोमेना यही, इसका जो बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि जब गर्म होता है तो अल्कोहल या मर्करी एक्सपेंड करता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो थर्मामीटर में है, जो दो तरह का स्केल होता है, एक तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को फ्रीजिंग पॉइंट, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि मोस्ट ऑफ जो साइंटिफिक पर्पस है उसके लिए हम डिग्री सेल्सियस का ही इस्तेमाल करते हैं स्केल का, और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये है एक फार्मूला है, इस पर आप एक बार इसको देख लें ताकि इसे पता, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, फ़ारेनहाइट को फिर डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का। तो अब चलिए हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी यानी एक तरह से इसको कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी यानी पानी, यानी पानी वो जो कि हवा में सस्पेंडेड, हवा में पानी घुले होने का मतलब है, हवा में पानी सस्पेंडेड होने का मतलब है कि जो जल है वाष्पित होकर ऊपर उठता है, वो कहीं ना कहीं हवा में ही, वो हवा ही उनको ढोता है, हवा ही उसको कैरी करता है, जिसके आधार पर उसका ह्यूमिडिटी तय, किसी भी हवा की आसपास में जो वहाँ की एटमॉस्फेयर है उसका ह्यूमिडिटी तय होती है। तो ह्यूमिडिटी और वायु की जो
पानी जल धारण क्षमता है, यानी कि जो वाटर कैरी करने की जो क्षमता, कैपेसिटी है, वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और एयर प्रेशर वो बढ़ती है और घटती है। तो जैसे एक्चुअल अमाउंट जो कि प्रेजेंट है, तो देखिए जैसे होता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर विच एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स क्यूबिक मीटर, ये जो है क्या ग्राम क्यूबिक मीटर में होता है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू वेदर स्टडीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी स्टडी के लिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसका कितना प्रतिशत वो लेके पानी उसमें है अभी। दिस इज द रेशियो, उनके बीच का रेशियो होता है। दिस इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड द टोटल अमाउंट द एयर कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। इसको परसेंटेज में इसको किया जाता है, जैसे कि चलिए हम जैसे देखते हैं नेक्स्ट इसमें, वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर, सो इफ इट कंटेन्स ओनली हाफ ऑफ अमाउंट इट कुड कैरी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50%। यानी कि जो गर्म हवा है, जिस तापमान पर वायु, आप मान के चलिए कि 10 ग्राम पर क्यूबिक मीटर हवा वो लेके चल सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पर 5 ग्राम है तो इसको मानेंगे कि वहाँ की जो वहाँ की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 50% है। व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीचेस 100%, जब होता है कि जब ह्यूमिडिटी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तक पहुंच जाता है और हवा जो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाती है, ऐसी स्थिति में जो टेम्परेचर होता है उसको ड्यू पॉइंट कहा जाता है। और जनरली ये चीज़ ठंड में होती है, हवा काफ़ी सैचुरेटेड हो जाती है और वो एक ठंड में होता है कुहासे का रूप लेती है, और जब ये ऊपर हो जाता है तो वो बादल का रूप, जब क्योंकि गर्मियों में जब ऐसी स्थिति आती है तो गर्मियों में धरातल पर ऐसी स्थिति नहीं आती है, ये स्थिति धरातल से थोड़ा ऊपर आती है, वायुमंडल में आती है, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर आती है और वहाँ पर वो बारिश के रूप में गिर जाती है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाइग्रोमीटर। जो ह्यूमिडिटी को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट चलिए ह्यूमिडिटी के बाद अब हम लोग विंड्स की बात करेंगे। विंड का मतलब होता है कि एयर इन मोशन, जो हवा बहती है उसी को हम लोग विंड कहते हैं। इसके पास स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जनरली इसको नापने के लिए जो होता है विंड वैन या फिर वेदर कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। विंड जो हमेशा जो है, हमें विंड का जो नाम होता है उसकी दिशा के आधार पर ही इसको किया जाता है। जैसे कि ईस्ट से चलने वाली, जैसे हमारे यहाँ पूर्वैया, पछिया, उत्तर से आने वाली हवाएं कि उत्तरंगा, ऐसा कुछ हर जगह अलग अलग नाम है। द स्पीड ऑफ विंड एक्चुअली बाय, और इसका जो स्पीड है विंड का उसको एनीमोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो ये है एनीमोमीटर। ये एक कप, 4 कप होते हैं जिसमें कि हवा पकड़ता है और ये तेजी से घूमता है और इसके नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखी जाती है जो कि इसकी स्पीड के आधार पर हवा की स्पीड को कैलकुलेट करता है। इस तरह का आप यंत्र मौसम विज्ञान केंद्र या फिर ब्लॉक मुख्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र आदि जगहों पर देखे होंगे, क्योंकि आजकल हर ब्लॉक मुख्यालय में इस तरह का ये सारे चीज़ लगाए जा रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं सनशाइन या इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ सनशाइन अ प्लेस रिसीव्स डिपेंड ऑन द सीजन। अब होता है कि सीजन के आधार पर होता है, जैसे क्योंकि भारत की यदि बात करें, जब भारत में जब जाड़े का मौसम होता है, यानी कि सूर्य जब मकर रेखा की ओर होती है, तब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं तिरछी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जो है उस समय कम सूर्यातप प्राप्त होता है। इन द मेट्रोलॉजिकल स्टेशन सनशाइन ड्यूरेशन द रिकॉर्डेड बाय द सन डायल। ये जो इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक सन डायल होता है, एक डायमीटर का एक स्केल, मतलब इसका एक कांच का एक औजार बना होता है, एक 4 इंच का डायमीटर का, और द थ्रू विच द सन रे, उसके सन रे फोकस होता है और ये एक सेंसिटाइज्ड कार्ड पर जाके गिरता है, वहाँ से इसको, और हर सालाना हर घंटे कितना सन मिला इसके आधार पर इसको स्केलिंग की जाती है। फिर है हमारा क्लाउड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम लोग अभी बात करते हैं, हवा जब ह्यूमिड हवा जब ऊपर उठती है तो वो हवाएं जब ऐसे ऊपर उठेंगी तो एक्सपेंड करती है। व्हेन एयर राइजेस इट कूल्ड बाय एक्सपेंशन। जब हवाएं ऊपर उठती है तो हवा एक्सपेंड करती है, मतलब क्षोभ मंडल में या फिर निचले वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पर समताप मंडल के नीचे जैसे ही हवाएं ऊपर उठेंगी, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका घट जाएगा और वो एक्सपेंड करती जाएगी, फैलते जाएगा। पॉइंट हैज बीन रीच द कूलिंग लीड्स ऑफ द कंडेंस। जैसे ही वो कूल होने लगता है, वो कंडेंसेशन होने लगता है उसमें, और फिर वो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में उसमें था वो कंडेंसर होता है और वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है और फिर वो बारिश के रूप में नीचे गिरता है। बारिश में कभी स्नो,
कभी वो फिर वो हेल के ओले के रूप में फिर गिरता है वो। देयर फॉर्म शेप देयर फॉर्म शेप हाइट एंड मूवमेंट्स टेल अस द ग्रेट डील अबाउट स्काई कंडीशन एंड द वेदर। उसका जो बारिश की जो बूंदें हैं या फिर बादल का जो रूप है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। कि आप देखेंगे जाड़ों में जो बारिश होती है उस बारिश की प्रकृति अलग होती है, सावन में जो बारिश होती है उसकी प्रकृति अलग होती है, फिर जो गर्मियों में जो बारिश होती है उसका फिर प्रॉपर्टी एक अलग अलग ही ढंग का वो बारिश होता है कि अचानक से वो काफ़ी तेज़ी से बादल आता है फिर बारिश शुरू हो जाती है। सर्दियों में जो बारिश होती है वो पहले फुहार, फिर तेज वर्षा, फिर कहीं कुछ कुछ ऐसा होते रहता है। इसका जब हम लोग एंटी साइक्लोन और साइक्लोन पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे हम लोग इसी नेक्स्ट एपिसोड में। फॉर मेट्रोलॉजिकल पर्पस द अमाउंट ऑफ क्लाउड्स कवर इन द स्काई एक्सप्रेस्ड इन द एट्स और ऑक्टास, मतलब उसको एक 8 के गुणक में इसको कैलकुलेट किया जाता है। ऑन मैप्स प्लेस विद द इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडनेस आर ज्वाइंड बाय द लाइंस नोन एज आइसोनेप्स, यानी कि जैसे हम लोग आइसोबार पढ़े एक समान दाब वाले क्षेत्रों को, वैसे एक समान जो बादल छाए हैं तो उस आधार पर जो लाइन खींचा जाएगा उसको आइसोनेप्स कहा जाता है। डिटेल ऑफ क्लाउड्स आर इंडिकेटेड द कोड फिगर्स विच हैव बीन एक कोड फिगर्स होता है इंटरनेशनली एक्सेप्ट है उसके लिए बादलों को करने के लिए। चलिए फिर आगे देखते हैं इसके कोड फिगर्स के बारे में। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स की। क्लाउड्स को बेसिकली चार भागों में इसका क्लासिफाई किया गया। पहला है हाई क्लाउड्स, दूसरा है मीडियम क्लाउड्स, तीसरा है लो क्लाउड्स और क्लाउड्स विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट। जो है कुछ बादल ऐसे होते हैं जिसका ऊर्ध्वाधर ज़्यादा विस्तार होता है, काफ़ी ऊंचाई तक इनका विस्तार होता है, इसके आधार पर इसको किया जाता है। जैसे तो बादल तो शुरू होता है बहुत नीचे से, लेकिन ये बहुत ऊंचाई तक विस्तृत होते हैं। तो इस पर ये भी है, इसको भी एक चौथे में हाई क्लाउड्स में आएंगे, जिसको मेनली साइरस नाम से दिया जाता है। ये एक फेदरी पंख की तरह होते हैं वाइट, जो कि 20 से 40,000 फीट तक होते हैं, फैले होते हैं ग्राउंड से 20 फीट से 40,000 फीट तक, 20,000 से 40,000 फीट तक। मीडियम क्लाउड्स जो है ये है हमारा, ये मेनली जैसे इसको आल्टो के नाम से जानते हैं, ऑल्टो क्लाउड्स और मिडिल क्लाउड्स। इसकी जो हाइट है वो 7,000 से 20,000 फीट तक होती है। इसकी हाइट 7,000 फीट से 20,000 फीट तक होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब लो क्लाउड्स हैं। ये जो लो क्लाउड्स है ये मेनली स्ट्रेटस नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटस ST, इसका एक सिंबल है ST। जैसे कि हाई क्लाउड्स का सिंबल होता है CI, साइरस, और लो क्लाउड्स जो है उसका, ये मीडियम क्लाउड्स है उसका अल्टो ALT, इसका सिंबल है ALT। और उसी तरह इसका जो लो क्लाउड्स है इसको ST और सीट क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल होता है ST, मतलब स्ट्रेटस। तो इसको सीट क्लाउड्स भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 7,000 फीट तक होती है। और दूसरा है नेक्स्ट चौथा, तो इसमें इसकी ऊंचाई कहीं से भी ये नीचे से शुरू हो जाता है, काफ़ी मतलब 7,000 फीट या फिर उससे भी नीचे से, और इसका जो विस्तार ऊपर बहुत दूर तक होता है, बहुत ऊंचाई तक इसका होता है, यानी कि जो इसकी क्षोभ सीमा तक ये पहुंच सकता है या फिर उससे भी आएगी। तो चलिए हम लोग पहले हाई क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे। हाई क्लाउड्स में आएगा एक साइरस, साइरोक्यूमुलस और साइरोस्ट्रेटस। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। ये जो साइरस है, साइरस बादल है, ये जो बिल्कुल एक फाइबरस लुक होता है, रेसेदार इसका लुक होता है इसका। ये एक मतलब ये ब्लू स्काई, आसमान में खुला दिखता है ये, और ये एक मतलब साफ मौसम की को और इंगित करता है। जब मौसम साफ हो, हल्का फुल्का बादल होता है, ये बहुत हल्का, इसमें बारिश नहीं होती, जो कि एक ब्रिलियंट, एक बहुत अच्छा एक सनसेट का जो होता है काफ़ी अच्छा दिखाता है वो। ऐसे बादल हो और उसमें यदि सनसेट हो रहा हो तो काफ़ी मनोरम दृश्य होता है वो। फिर अब देखते हैं साइरोक्यूमुलस। ये जो है, ये जो वाइट जो कि वो कि एक ग्लोबुलर मासेस के रूप में होता है, मतलब गोलाकार एक गोल गेंदों के रूप में इसको दिखता है नीचे से। आप देख सकते हैं कि घुमा हुआ है काफ़ी, फॉर्मिंग रिपल्स ये भी है। इसमें बहुत ऊंचा नीचे वाला हाई क्लाउड है, इसमें भी बारिश की पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ये भी एक फाइन वेदर को, मतलब साफ वेदर को इंगित करता है। इसमें भी बारिश नहीं के बराबर नहीं होती, इसमें भी बारिश नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा साइरोस्ट्रेटस। ये जो है एक वाइट सीट की तरह दिखता है, और आस्काई में आप देख सकते हैं नीचे से नीचे ये फैला हुआ है, ये काफ़ी फिर ऊंचाई की तरफ हो जाता है। ये इस तरह के बादल आप अक्सर
देखने को मिल जाते हैं। ये भी बारिश वाले बादल नहीं होते, जबकि इसमें भी बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम क्लाउड्स। तो मीडियम क्लाउड्स में हम लोग पढ़ेंगे इसका एल्टो क्यूमुलस, एल्टो ALTCU, और दूसरा है एल्टो स्ट्रेटस ALTST। तो मीडियम क्लाउड्स में ये, चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो क्यूमुलस ये जो है कि एक वूली दिखता है, ये बम्पी वूली क्लाउड्स होता है, जो कि एक परत दर परत होता है, एक तरंगी स्थिति होता है, ब्लू आकाश के साथ ये छोटा सा दिखाई देता है। ये भी एक मतलब साफ मौसम को इंगित करता है, यानी कि साफ मौसम में बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती है। फिर ऑल्टो स्ट्रेटस, ये जो है थोड़ा सघन बादल होता है, देख के ही लगता है कि इसमें पानी है। ये पानी वाले बादल है, कभी कभार ये बरस भी जाते हैं। और इसकी जब वैसे जब इसमें सूरज ढका हो बादल से, तब तो बिल्कुल हल्का फुल्का साफ रहता है, लेकिन जैसे ही धूप से छटकर धूप आती है, काफ़ी तीखी धूप आती है इसमें। जनरली ये आप इंडिया में देखेंगे सावन भादो महीने में इस तरह के बादल देखने को मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर है हमारा लो क्लाउड्स, स्ट्रेटोक्यूमुलस और स्ट्रेटस और स्ट्रेटोनिम्बस। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और स्ट्रेटोनिम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, स्ट्रेटोनिम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, सॉरी स्ट्रेटोक्यूमुलस। अब बादलों का देखिए, बादलों का रूप थोड़ा विकराल होते जा रहा है, एक भयानक रूप में आते जा रहा है, जो लगता है देख के कि इसमें है, इसके अंदर मटेरियल है, ये देगा, कुछ देगा ये। तो ये काफ़ी रफ होता है देखने में, देख बम्पी क्लाउड है विथ द वेव्स, मतलब एक तरंगीय स्थिति में काफ़ी उमड़ घुमड़ कर आ रहा है। देख रहे हैं, इसको देखते ही लगता है काफ़ी, ये फिगर्स आप देख रहे हैं इसका, इसको काफ़ी उमड़ घुमड़ के साथ आ रहा है ये। देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड शेड पार्ट्स। ये जब सामने से होते हैं, जब ये सामने से आते हैं तो ये साफ दिखते हैं, लेकिन जब सूर्य की रोशनी के पीछे होते हैं, ये सूरज के पीछे होते हैं, तो ये काले दिखते हैं। इसमें भी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत कम होती है इससे बारिश, कम बारिश इसमें से हो सकती है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटस। ये क्षैतिज फैले होते हैं, ये बादल की ऊंचाई बहुत ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं होती है। ये गाढ़े बादल होते हैं, ये नीचे छत की तरफ दिखते हैं। इसमें ये बादल के आते ही मौसम थोड़ा डल हो जाता है, यानी कि काफ़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और भी एयरक्राफ्ट लैंडिंग में ये बादल जो है एयरक्राफ्ट लैंडिंग में काफ़ी दिक्कत करता है, क्योंकि ये विजिबिलिटी कम कर देता है। इस बादल के आने से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है निम्बोस्ट्रेटस। ये जो निम्बोस्ट्रेटस है, ये देख सकते हैं, इसको देख के ही लग रहा है कि इसमें ये आते ही मतलब ये तबाही लाएगा, यानी कि बारिश की भयानक बौछार लेकर आएगा। हालांकि बारिश तबाही नहीं लाती, बारिश हमेशा अक्सर खुशहाली लाती है। बारिश से होने वाले हमारे प्रबंधन के कारण ही बारिश तबाही का रूप ले लेती है। हमारे कुप्रबंधन के कारण हम बारिश के पानी को प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाते, जिसके कारण बारिश बाढ़ का रूप लेती है और हमें नुकसान देती है। ये बारिश कभी तबाही नहीं लाती, बारिश हमेशा खुशहाली लेकर आती है। लेकिन इसका जो बादल का काला रंग है, ये देख के थोड़ा एक डरावना सा लगता है। ये डल क्लाउड होता है, क्लियरली लेयर्ड, कई परतों में होता है। ये इसको उन्होंने बारिश वाला बादल के देख के ही लगता है कि ये बारिश वाला, इसको बारिश वाला बादल कहते हैं। रेनी क्लाउड है ये, और इसको कंटिन्यूअस या रेन क्लाउड भी कहा जाता है इसको। तो ये एक काफ़ी अच्छी बारिश होता है इसमें। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा जो है, जो कि वर्टिकल एक्सटेंट है, जो एक जिसका कि एक ज़्यादा वर्टिकल एक्सटेंट है, उन बादलों को देखते हैं थोड़ा। तो पहले क्यूमुलस देखते हैं। क्यूमुलस बादल ये जो होता है कि जनरली टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे देखे जाते हैं। अक्सर मैं जहाँ से हूँ झारखंड में ये अक्सर, झारखंड चूँकि ये टेम्परेट रीजन में ही है, तो ये इस तरह के बादल अक्सर देखे जाते हैं। टेम्परेट रीजन में लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया ही लगभग पूरा आ ही जाता है उसमें। तो इसको हम देख सकते हैं, इस तरह के बादल जब सूर्यास्त का समय हो और पूरब की ओर इस तरह के बादल देखे तो काफ़ी मनोरम नज़ारा होता है। लेकिन वही यही बादल यदि सूरज को ढक ले तो ये पीछे से ये ग्रे दिखते हैं, लेकिन ये सामने से ये बिल्कुल, ये जब सामने से रोशनी पड़ रही हो तो ये बिल्कुल सफ़ेद रुई के ढेर की तरह दिखता है ये बादल, और बहुत ही सुंदर है बादल। इसमें भी पानी की संभावना बहुत कम है। पानी हमेशा काले बादलों में ही आएगा जनरली, इसमें कभी कभार थोड़ी बहुत आ जाए तो वो अलग बात है। फिर अब देखते हैं क्यूमुलोनिम्बस। ये बादल, ये जनरली आप ट्रॉपिकल रीजन में या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में, और या फिर बिहार, यूपी और बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में जब एक नॉर्वेस्टर चलती है
तो गर्मियों में जिसको कि काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं, ऐसी हवाएं जब चलती है तो इस तरह के बादल देखने को मिलता है। अचानक से उमड़ता घुमड़ता बादल आता है और काफ़ी तेजी से बारिश कराता है। और ये जो बादल है, इसकी ऊंचाई भी काफ़ी अधिक दूर तक होती है, जिसमें ये बहुत ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और ये इसके साथ थंडर, लाइटनिंग, तूफान के साथ गरज और भारी बारिश भी होती है कभी कभार। हालांकि बारिश तो होती ही है, लेकिन कभी कभार बहुत भारी बारिश भी हो जाती है इससे। तो ये था क्यूमुलोनिम्बस। अब नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं, इसका जो है एक दूसरा अलग अलग चीज़ हेज है, मिस्ट है और फॉग है। ये तीनों चीज़ें भी है जो कि किसी स्थान के वेदर को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इसको अब क्या, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसको देख लीजिए एक बार। बस एक डेफिनेशन ही है इसका, जो कुहासा है, कहीं मिस्ट, कहीं कुहासा है, धुआंसा है, फॉग है, कुहासा, धुआंसा और मिस्ट मिला हुआ जो होता है, कुहासा और ये सारी चीज़। तो इन सबको एक बार देख लीजिए अच्छे से, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचिए। कोरोना तो अपने देश में काफ़ी विकराल रूप लेते जा रहा है। कोशिश कीजिए लॉकडाउन को फॉलो कीजिए और खुद सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए, ताकि कोरोना एक महामारी जो का रूप जो ले चुकी है जल्दी से जल्दी शांत हो सके और हमारा जनजीवन बिल्कुल फिर से सामान्य हो सके। चलिए, और अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को बचाए रखिए और दिन पढ़िए, लोगों को भी पढ़ाइए, समझिए और समझाइए।